घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, 13 सितंबर 2005। महिलाएं जो कुटुंब के भीतर किसी भी प्रकार की होने वाली हिंसा की पीड़ित हैं के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंधित करने के लिए एक अधिनियमित यह भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो। अध्याय 1 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ में विस्तार। इस अधिनियम को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पुकारा जा सकेगा। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर है। यह ऐसे दिनांक को प्रभावित होगा जो केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, व्यथित व्यक्ति से कोई भी स्त्री जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नाता रखती है या रखती रही है और जो प्रत्यार्थी द्वारा घरेलू हिंसा के उसके साथ किसी भी कृत्य को करने का अभिकथन करती है, अभिप्रेत है। खा है संतान से 18 वर्ष की आयु से नीचे का कोई भी व्यक्ति और इसमें कोई भी दत्तक ग्रहण, सौतेला तथा या धाय पातिल संतान सम्मिलित है, अभिप्रेत है। प्रतिकर आदेश से धारा 22 के निबंधनों में दिया गया कोई आदेश अभिप्रेत है। अभिरक्षा आदेश से धारा 21 के निबंधनों में दिया गया कोई आदेश अभिप्रेत है। घरेलू घटना रिपोर्ट से किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित प्रारूप में की गई रिपोर्ट अभिप्रेत है, चाहे घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तिगण के मध्य नातेदारी जो किसी भी समय बिंदु पर शामिलाती कौटुंबिक गृह में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं, जब वे समरक्तता विवाह द्वारा नातेदार हैं या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति में नातेदारी के माध्यम से या संयुक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाली कौटुंबिक सदस्यगण हैं, अभिप्रेत हैं। टिप्पणी। घरेलू नातेदारी घरेलू हिंसा या भरण पोषण आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता ने प्रत्यार्थी को भरण पोषण से इनकार किया। मजिस्ट्रेट ने दस्तावेजी एवं मौखिक दोनों साक्ष्य को विवरण किया। कोई अनुचितता या दुर्बल्यता नहीं पाई गई है। अधिनिर्णित ₹25,000 का भरण पोषण। छा है घरेलू हिंसा का वही अर्थ है जो इसे धारा 3 में प्रदान किया गया है। दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज अधिनियम 2 में परिभाषित किया गया है। मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत उस क्षेत्र में अधिकारिता का अनुप्रयोग करने वाला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी या महानगर दंडाधिकारी यथा स्थिति हो जहाँ व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अस्थायी निवास करता है या प्रत्यार्थी निवास करता है या घरेलू हिंसा घटित हो चुकी है, अभिकथित अभिप्रेत है। चिकित्सीय सुविधा से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है यथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा होना अनुसूचित किया गया हो के है। मौद्रिक अनुतोष से प्रतिकर अभिप्रेत है जो मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत खर्चों और वहन की गई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के तहत कोई भी अनुतोष प्रेषित करते हुए आवेदन पत्र की सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकरण पर व्यथित व्यक्ति को संदिग्ध करने के लिए प्रत्यार्थी को आदेशित किया जाए। अधिसूचना से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति अधिसूचित का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा। वह से इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। संरक्षा अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा 1 के तहत नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है। संरक्षा आदेश से धारा 18 के निबंधनों में दिया गया कोई आदेश अभिप्रेत है। निवास आदेश से धारा 19 की उपधारा 1 के निबंधनों में दिया गया कोई आदेश अभिप्रेत है। प्रत्यार्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति के साथ घरेलू नाता रखता है या घरेलू नातेदारी में रहा है और उसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी अनुतोष की इप्सा कर चुका है, परंतु यह तब जबकि व्यथित व्यक्ति या विवाह की प्रकृति वाली नातेदारी में रहने वाली स्त्री विपत्ति या पुरुष भागीदार के नातेदार के विरुद्ध कोई शिकायत दाखिल कर सकेगी। सेवा प्रदायकर्ता से धारा 10 की उपधारा 1 के तहत रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वधारी अभिप्रेत है।
साक्षी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहाँ व्यथित व्यक्ति घरेलू नातेदारी में या तो अकेला या प्रत्यार्थी के साथ रहता है या किसी भी प्रक्रम पर रह चुका है। इसमें शामिल है ऐसी गृहस्थी चाहे व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी द्वारा या तो संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली या अभिप्रेत हो या उसमें से किसी के द्वारा भी स्वामित्वाधीन या अधिकृत हो, जिसके बारे में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार स्वतः हित या साम्य रखते हैं। और इनमें ऐसी गृहस्थी शामिल है जो संयुक्त कुटुंब के संबंध में हो सकेगी जिसका प्रत्यार्थी एक सदस्य है। इस बात को विचार में लिए बिना कि क्या प्रत्यार्थी या व्यथित व्यक्ति को उस गृहस्थी में कोई अधिकार स्वतः या हित है ना है। आश्रय गृह से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आश्रय गृह होना राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किया जाए, ऐसा आश्रय गृह अभिप्रेत है। अध्याय 2 घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की परिभाषा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्यार्थी का कोई भी कृत्य, लोप का कार्यकरण या आचरण घरेलू हिंसा घटित करेगा यदि वह व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा के जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त करता है, खतरा पहुंचाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है। और इसमें सम्मिलित है शारीरिक दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग, मौखिक और भावात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरुपयोग या व्यथित व्यक्ति को उसे या उसके नातेदार वाले किसी अन्य व्यक्ति को किसी दहेज या अन्य सम्मिलित या बहुमूल्य प्रतिभूति के लिए विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति करने के लिए प्रपीड़ित करने के आशय से तंग करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्षतिग्रस्त करता है, खतरा पहुंचाता है। खंड का खा में उल्लिखित किसी भी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति को या उसके नातेदारी वाले किसी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव रखता है या व्यथित व्यक्ति को अन्यथा क्षतिग्रस्त करता है या नुकसानी कारित करता है, चाहे शारीरिक हो या मानसिक। स्पष्टीकरण 1 इस धारा के प्रयोजन के लिए शारीरिक दुरुपयोग से कोई भी कृत्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का हो कि व्यथित व्यक्ति के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को शारीरिक दर्द कारित करता है, नुकसान पहुंचाता है, खतरा कारित करता है, उसके स्वास्थ्य या विकास को हाश कारित करता है। इसमें शामिल है हमला करना, आपराधिक त्रास देना और आपराधिक बल प्रयोग करना। यौन दुरुपयोग से सम्मिलित है यौन प्रकृति का कोई भी आचरण जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग करता है, अपमानित करता है, तिरस्कृत करता है या अन्यथा उसका अतिलंघन करता है। मौखिक और भावात्मक दुरुपयोग में सम्मिलित हैं अपमान, हंसी उड़ाना, तिरस्कार, गाली देना और कोई संतान या लड़का नहीं है होने के बारे में विशेषकर अपमानित करता है या हंसी उड़ाता है। खा है किसी व्यक्ति जिसके व्यथित व्यक्ति हितबद्ध हैं को शारीरिक दर्द पहुंचाने की बारंबार धमकी देता है। चौथा है आर्थिक दुरुपयोग में सम्मिलित है का कोई भी या सभी आर्थिक या वित्तीय स्रोत जिसका व्यथित व्यक्ति विधि या प्रथा के अधीन हकदार है, चाहे ऐसे न्यायालय के आदेश के अधीन संदेह हो या अन्यथा, या जो व्यथित व्यक्ति आवश्यकता होने के कारण अपेक्षित करता है से वंचित करना इसमें शामिल है, परंतु यहाँ तक सीमित नहीं है। व्यथित व्यक्ति और उसकी संतानों यदि कोई कौटुंबिक गृह की आवश्यकता स्त्रीधन संपत्ति व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक स्वामित्वाधीन शामिलाती कौटुंबिक गृह से संबंधित भाटक या संदाय और भरण पोषण। खा है कौटुंबिक गृह के सामानों का व्ययन, आस्तियाँ चाहे जंगम या स्थावर बहुमूल्य वस्तुएं, शेयर, प्रतिभूति, बॉन्ड इत्यादि या आय संपत्ति जिसमें व्यथित व्यक्ति हित रखता है या घरेलू नातेदार के कारण उपयोग करने का अधिकार रखता है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से आवश्यकता हो या उसका स्त्रीधन या कोई धन अन्य संपत्ति संयुक्त रूप से या पृथक व्यथित व्यक्ति द्वारा धारित या कोई अन्य संक्रामण और स्रोतों या सुविधाओं जिसका व्यथित व्यक्ति घरेलू नातेदारी के कारण उपयोग या उपभोग करने का हकदार है तक सतत पहुँच पर निषेध या निर्बंधन इसमें शामिल है। शामिलाती कौटुंबिक गृह तक पहुँच। स्पष्टीकरण 2 यह अवधारित करने के लिए कि क्या प्रत्यार्थी का कोई भी कृत्य, लोप, कार्यकारण या आचरण इस धारा के तहत घरेलू हिंसा घटित करता है के प्रयोजन के लिए प्रकरण की समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में लिया जाएगा।
अध्याय 3 है संरक्षा अधिकारीगण, सेवा प्रदायकर्तागण इत्यादि की शक्तियाँ और कर्तव्य। संरक्षा अधिकारी को सूचना और सूचनाकर्ता के दायित्व का आवर्जन। कोई भी व्यक्ति जो यह विश्वास करने का कारण रखता है कि घरेलू हिंसा का कोई भी कृत्य कारित किया जा चुका है या कारित किया जा रहा है, कारित किए जाने की संभावना है, इस बाबत संबंधित संरक्षा अधिकारी को सूचना दे सकेगा। दूसरा, उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए सद्भाव में सूचना देने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी दायित्व सिविल या आपराधिक उपकृत नहीं किया जाएगा। 5वां है पुलिस अधिकारीगण, सेवा प्रदायकर्तागण और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। कोई भी पुलिस अधिकारी, संरक्षा अधिकारी, सेवा प्रदायकर्ता या मजिस्ट्रेट जो घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त कर चुका है या अन्यथा घरेलू हिंसा की घटना वाले स्थान पर हाजिर है या जब घरेलू हिंसा की घटना की उसे रिपोर्ट की गई है, व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा। इस अधिनियम के तहत संरक्षा आदेश, मौद्रिक अनुतोष के लिए आदेश, अभिरक्षा आदेश, निवास आदेश, प्रतिकर आदेश या ऐसे एक से अधिक आदेश के रूप में अनुतोष प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से के उसके अधिकार के बारे में, सेवा प्रदायकर्तागण की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में, संरक्षा अधिकारीगण की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सेवाओं के उसके अधिकार के बारे में। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का के तहत शिकायत दाखिल करने के उसके अधिकार के बारे में, परंतु यह तब जबकि इस अधिनियम की कोई बात का किसी भी रीति में पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध कारित करने के बारे में सूचना की प्राप्ति पर विधिनुसार कार्रवाई करने में उसके कर्तव्य से मुक्त करने के रूप में अर्थान्वयन नहीं किया जाएगा। धारा 6 संरक्षण गृहों के कर्तव्य। यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायकर्ता किसी संरक्षण गृह के प्रभारी व्यक्ति से उसे आश्रय प्रदान करने की प्रार्थना करता है तो संरक्षण गृह का ऐसा प्रभारी व्यक्ति संरक्षण गृह में व्यथित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करेगा। चिकित्सीय सुविधा। धारा 7 है चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य। यदि कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायकर्ता चिकित्सीय सुविधा से प्रभारी व्यक्ति से उसे कोई चिकित्सीय मदद देने की प्रार्थना करता है तो चिकित्सीय सुविधा का ऐसा प्रभारी व्यक्ति चिकित्सीय सुविधा में व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा मदद करेगा। 8 संरक्षा अधिकारीगण की नियुक्ति। 8.1 है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में ऐसी संख्या में संरक्षा अधिकारीगण नियुक्त करेगी यथा वह आवश्यक समझे और क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिसके भीतर संरक्षा अधिकारी इस अधिनियम के तहत या के द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। दूसरा है संरक्षा अधिकारीगण यथासंभव महिलाएं होगी और ऐसी योग्यताएं और अनुभव तथा विहित की जाए धारण करेगी। तीसरा है संरक्षा अधिकारी और इसके अधीनस्थ अन्य अधिकारीगण की सेवा की निबंधन शर्तें ऐसी होंगी जो विहित किए जाए। 9 है संरक्षा अधिकारीगण के कर्तव्य और कार्य। संरक्षा अधिकारीगण का कर्तव्य होगा मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के तहत उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना। मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में यथा विहित की जाए घरेलू हिंसा की शिकायत घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर बनाना और उसकी प्रतियां पुलिस थाना जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर घरेलू हिंसा कारित की जानी अभिकथित की गई है कि भार साधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र में सेवा प्रदायकर्तागण को अग्रेषित करना। सी है मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में आवेदन करना विहित किया जाए यदि व्यथित व्यक्ति संरक्षा आदेश निर्गमित करने के लिए अनुतोष का दावा करते हुए इस प्रकार इच्छुक है। डी है यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत विधिक सहायता प्रदान की गई है और विहित प्रारूप जिसमें शिकायत की जानी है निःशुल्क उपलब्ध कराना। ई है मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के भीतर वाले स्थानीय क्षेत्र में स्थित सभी सेवा प्रदायकर्ता गण जो विधिक सहायता या परामर्श प्रदान करते हैं संरक्षण गृहों और चिकित्सीय सुविधाओं की एक सूची बनाए रखना। सुरक्षित संरक्षण गृह उपलब्ध कराना। यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार अपेक्षा करता हो और व्यथित व्यक्ति को संरक्षण गृह में वासित करा चुकने की उसकी रिपोर्ट एक प्रति उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले पुलिस थाना और मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना जहां संरक्षण गृह स्थित है। 6 है
चाहे व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय जांच करना यदि उसे शारीरिक क्षति कारित हुई है और चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति उस क्षेत्र जहां घरेलू हिंसा घटित हो चुकी है अभिकथित है कि अधिकारिता वाले पुलिस थाना और मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना जायज है। यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के तहत मौद्रिक अनुतोष के लिए आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत विहित प्रक्रिया अनुसार का अनुपालन किया गया है और निष्पादन किया गया है। जहाँ ऐसे अन्य कर्तव्यों को निर्वहन करना जो विहित किए जाएं संरक्षा अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा और मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा या इस अधिनियम के तहत सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 10 सेवा प्रदायकर्तागण ऐसे नियम जो इस निमित्त बनाए गए हों के अधीन रहते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संघ या कंपनी अधिनियम 1956 तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी किसी वैध माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और हितों की संरक्षा करने जिसमें शामिल है विधिक सहायता चिकित्सीय वित्तीय या अन्य सहायता को संरक्षित करने की आशय से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसका राज्य सरकार के पास सेवा प्रदायकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण करेगी। दूसरा है उपधारा 1 के तहत रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदायकर्ता को सख्ती होगी का वेद प्रारूप में घरेलू घटना रिपोर्ट अभिलिखित करने की यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार वांछा करता है और उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट और संरक्षा अधिकारी जो उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखते हैं जहां घरेलू हिंसा घटित हुई हो को अग्रेषित करने की भी है। व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कराने की और चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति संरक्षा अधिकारी और पुलिस थाने जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर घरेलू हिंसा घटित हुई है को अग्रेषित करने की। यह सुनिश्चित करने की कि व्यथित व्यक्ति को संरक्षण गृह में आश्रय दिया गया है यदि वह ऐसा अपेक्षित करती है और व्यथित व्यक्ति के संरक्षण गृह में वासित कराने की रिपोर्ट पुलिस थाना जिसकी अधिकारिता के भीतर घरेलू हिंसा घटित हुई हो को अग्रेषित करने की। तीसरा है कोई भी बात अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी सेवा प्रदायकर्ता या सेवा प्रदायकर्ता के किसी भी सदस्य पर नहीं की जाएगी जो किसी भी बात के लिए इस अधिनियम के तहत कार्य करता है या उसे कार्य करना समझा जाता है कर रहा है या करना तात्पर्यत है जो सद्भाव में की गई या इस अधिनियम के तहत कार्यों के निर्वहन में या शक्तियों के अनुप्रयोग में घरेलू हिंसा कारित करने के निवारण के प्रति की गई या की जाना आश्रित है। सरकार के कर्तव्य केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी उपाय करेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों को सार्वजनिक मीडिया जिसमें शामिल है दूरदर्शन आकाशवाणी प्रिंट मीडिया के माध्यम से नियमित अंतरालों पर व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अधिकारीगण जिसमें शामिल है पुलिस अधिकारी गण और न्यायिक सेवाओं के सदस्यगण को कालिक रूप से इस अधिनियम द्वारा संबंधित मुद्दों पर ज्ञान और जागृति प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। घरेलू हिंसा के मुद्दे संबोधित करने के लिए विधि गृह जिसमें शामिल है विधि और व्यवस्था स्वास्थ्य और मानव संसाधन को व्यवहृत करने वाले संबंधित मंत्रालय और विभागों द्वारा दी गई सेवाओं के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उसका आवधिक पुनर्विलोकन किया गया है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं की सेवाओं के परिधान के साथ संबंधित विभिन्न मंत्रालयों जिसमें शामिल है न्यायालयों के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया गया और यथा स्थान रखा है। अध्याचार अनुतोषों के आदेश को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया 12 है मजिस्ट्रेट को आवेदन करना। कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षा अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत एक या अधिक अनुतोषों की इच्छा करते हुए मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा परंतु यह तब जबकि ऐसे आवेदन पत्र पर आदेश पारित करने के पूर्व मजिस्ट्रेट संरक्षा अधिकार या सेवा प्रदायकर्ता से उसके द्वारा प्राप्त घरेलू घटना रिपोर्ट का विचारण करेगा। 2 है उपधारा 1 के तहत इप्सित अनुतोष प्रत्यर्थी द्वारा कारित घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित सत्यों के लिए प्रतिकार या नुकसानी के लिए बात संचित करने के लिए ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिकार या नुकसानी के संदाय के लिए कोई आदेश पारित करने के लिए अनुतोष सम्मिलित कर सकेगा परंतु यह तब जबकि जहां मजिस्ट्रेट या नुकसानी के रूप में किसी राशि के लिए डिक्री व्यथित व्यक्ति के लिए में किसी न्यायालय द्वारा पारित की जा चुकी हो तो राशि या कोई अन्य अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण में संदत्त की गई या संदेह या ऐसी डिक्री अधीन संदेह राशि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में समाहित कुछ भी हुए ऐसे मुजरे के पश्चात शेष राशि
यदि कोई हो के लिए निष्पादन किए जाने योग्य होगी। तीसरा, उपधारा 1 के तहत प्रत्येक आवेदन को ऐसे प्रारूप में होगा और ऐसी विशिष्टियां समाविष्ट कोई जैसी विहित की जाए गई हो या उसके यथासाध्य समीप हो। चौथा है मजिस्ट्रेट प्रथम सुनवाई दिनांक नियत करेगा जो सामान्यतः न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति दिनांक से 30 दिनों से परे नहीं होगी। पाँचवा है मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन पत्र का निपटान इसकी प्रथम सुनवाई दिनांक 60 दिनों की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगा। धारा 13 है सूचना पत्र की तामीली। धारा 12 के तहत सुनवाई दिनांक का सूचना पत्र संरक्षा अधिकारी को मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा जो प्रत्यर्थी पर और किसी अन्य व्यक्ति पर यथा मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। इसकी प्राप्ति दिनांक से 2 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर या मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए ऐसे मामलों से इसे तामील कराएगा जैसा विहित किया जाए। दूसरा, संरक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में यथाविहित किया जाए दिए गए सूचना पत्र की तामीली की घोषणा सबूत होगी कि ऐसा सूचना पत्र प्रत्यर्थी पर और किसी अन्य व्यक्ति पर यथा मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो तामील किया गया था जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। 14 है परामर्श देना। मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत कार्रवाइयों के किसी भी प्रक्रम पर प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को या तो अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदायकर्ता के किसी भी सदस्य के साथ जो ऐसी योग्यताएं अनुमंत्रणा देने में धारण करता है यथा विहित किए जाए मंत्रणा करने के लिए निर्देशित कर सकेगा। 2 है जहां मजिस्ट्रेट ने उपधारा 1 के तहत कोई निर्देश जारी किया है वह प्रकरण की सुनवाई का 2 माह से अधिक अवधि के भीतर अगला दिनांक नियत करेगा। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति अधिमानता पूर्वक कोई स्त्री चाहे व्यथित व्यक्ति के नाते में हो या नहीं जिसमें शामिल है कुटुंब कल्याण प्रोन्नत करने में रत व्यक्ति तथा वह योग्य समझता है कि सेवाएं उसके कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता करने के प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त कर सकेगा। कार्यवाहियों को बंद कमरे में करना। यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि प्रकरण की परिस्थितियां इस प्रकार आवश्यक करती हैं कि यदि कार्रवाइयों का कोई पक्षकार इस प्रकार वांछा करता है तो वह इस अधिनियम के तहत कार्रवाइयों को बंद कमरे में कर सकेगा। 17 है सामिलाती कौटुंबिक गृह में निवास करने का अधिकार। तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में समाहित कुछ भी के होते हुए घरेलू नातेदारी में रहने वाली प्रत्येक महिला को सामिलाती कौटुंबिक गृह में निवास करने का अधिकार होगा चाहे उसके कोई अधिकार स्वैत या लाभकारी हित है या नहीं। दूसरा है व्यथित व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर प्रक्रिया द्वारा सामिलाती कौटुंबिक गृह या उसके किसी भाग से बेदखल नहीं किया जाएगा या निकाला नहीं जाएगा। 18 है संरक्षा आदेश। मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और प्रथम दृष्टया उसका समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा घटित हो चुकी है या घटित होने की संभावना है व्यथित व्यक्ति के हित में संरक्षा आदेश पारित कर सकेगा और प्रत्यर्थी को निषिद्ध कर सकेगा। है घरेलू हिंसा का कोई कृत्य कारित करने से। बी है घरेलू हिंसा के कृत्य में मदद करने या उसके कारित करने में दुष्प्रेरित करने से। सी है व्यथित व्यक्ति के नियोजन वाले स्थान या यदि व्यथित व्यक्ति कोई बालक है तो उसके विद्यालय में या कोई अन्य स्थान जहां व्यथित व्यक्ति अक्सर जाता है में प्रवेश करने से। चौथा है व्यथित व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की संसूचना करने के प्रयास करने से जिसमें शामिल है व्यक्तिक मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक दूरभाषिक संपर्क से। अगला है इलेक्ट्रॉनिक। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किन्हीं आस्तियों को अन्य संक्रामण करने से दोनों पक्षकारगण द्वारा संयुक्त रूप से व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले धारित या उपभोग में या प्रत्युक्त बैंक लॉकर से या बैंक खातों जिसमें शामिल है उसका स्त्रीधन या कोई अन्य संपत्ति पक्षकारगण द्वारा या तो संयुक्त रूप से या उसके द्वारा पृथक धारितों को संचालित करने से, चाहे आश्रितगण अन्य नातेदारगण या
कोई व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरुद्ध मदद करता है कि प्रति हिंसा करने से अच्छा है कोई अन्य कृत संरक्षण आदेशों में यथा विनिर्दिष्ट को करने से। 19 निवास आदेश धारा 12 की उपधारा 1 के तहत आवेदन पत्र का निपटान करते समय मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाने की घरेलू हिंसा घटित हो चुकी है निवास आदेश पारित कर सकेगा। शामिलाती पहला है ए है शामिलाती कौटुंबिक गृह, चाहे प्रत्यार्थी उस शामिलाती कौटुंबिक गृह में कोई विधिक या साम्य हित रखता है या नहीं, से व्यथित व्यक्ति को बेकब्जा करने से या उसके कब्जे में किसी भी रीति में बाधा डालने से प्रत्यार्थी को आबद्ध करते हुए। बी है प्रत्यार्थी को शामिलाती कौटुंबिक गृह से उसे स्वयं को हटने के लिए निर्देशित करते हुए। सी है शामिलाती कौटुंबिक गृह में जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है या उसके किसी भाग में प्रवेश करने के प्रत्यार्थी किसी नातेदार को अवरुद्ध करते हुए। शामिलाती कौटुंबिक गृह को अन्य संक्रामण करने या उसका व्ययन करने या उसका विलंघन करने से प्रत्यार्थी को अवरुद्ध करते हुए मजिस्ट्रेट की अनुमति से को छोड़कर शामिलाती कौटुंबिक गृह में उसके अधिकारों का अभित्यजन करने से प्रत्यार्थी को अवरुद्ध करते समय यदि परिस्थितियां इस प्रकार अपेक्षित करती हों तो व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर पर वैकल्पिक स्थान प्राप्त करने के लिए यथा उसके द्वारा शामिलाती कौटुंबिक गृह में उपभोग किया जाता है या उसके लिए भाड़ा संदाय करने के लिए निर्देशित करते हुए, परंतु यह तब जबकि खंड खा के तहत कोई भी आदेश ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा जो महिला है। दूसरा है मजिस्ट्रेट कोई अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या कोई अन्य निर्देश पारित कर सकेगा जो वह व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की संतान की सुरक्षा के लिए उपबंधित करने के लिए या उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए युक्त रूप से आवश्यक समझे। तीसरा है मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी से घरेलू हिंसा कारित करने से निवारित करने के लिए प्रतिभूतियों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा। चौथा है उपधारा 3 के तहत किसी भी आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता 1974 के अध्याय 8 के तहत एक आदेश होना समझा जाएगा और उसे तदनुसार विहित किया जाएगा। 5 उपधारा 1, 2, 3 के तहत कोई आदेश पारित करते समय न्यायालय निकटतम पुलिस थाने के भारसत्तक अधिकारी को व्यथित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने के लिए या आदेश क्रियान्वित करने में उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को मदद करने के लिए निर्देशित करते हुए आदेश भी पारित कर सकेगा। 6 है उपधारा 1 के तहत आदेश पारित करते समय मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी पर वित्तीय आवश्यकताओं और पक्षकारों के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भाड़ा और अन्य संदायों के उन्मोचन से संबंधित बाध्यताओं को अधिरोपित कर सकेगा। साथ ही मजिस्ट्रेट उस पुलिस थाने के भारसत्तक अधिकारी को निर्देशित कर सकेगा जिसकी अधिकारिता में संरक्षण आदेश के क्रियान्वयन में मदद के लिए मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा गया है। 8 है मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति के कब्जे में उसका स्त्रीधन या कोई अन्य संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति जिसकी वह हकदार नहीं है वापस लौटने के लिए प्रत्यार्थी को निर्देश कर सकेगा। बी से मौद्रिक अनुचित धारा 12 की उपधारा 1 के तहत आवेदन पत्र का निपटान करते समय मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी संतान द्वारा घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप वहन की गई हानियों और उपगत किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति करने के लिए मौद्रिक अनुतोष संदत्त करने के लिए प्रत्यार्थी को निर्देश कर सकेगा और ऐसे अनुतोष में सम्मिलित हो सकेगा, परंतु उस तक सीमित नहीं अर्जना की हानि चिकित्सीय व्यय। तीसरा है व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति को हटाने, उसको नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने से हुई हानि। डी है व्यथित व्यक्ति साथ ही साथ उसकी संतान यदि कोई के लिए भरण पोषण इसमें शामिल है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तहत कोई आदेश या इसके अतिरिक्त भरण पोषण का आदेश। दूसरा है इस धारा के तहत मंजूर किया गया मौद्रिक अनुतोष पर्याप्त उचित और युक्त और जीवन स्तर जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है के अनुरूप होगा। तीसरा है मजिस्ट्रेट भरण पोषण की समुचित एकमुश्त धनराशि का संदाय करने के लिए या मासिक संदाय करने के लिए यथा प्रकरण की प्रकृति और परिस्थितियां अपेक्षित करे आदेशित
करने की शक्ति रखेगा। चौथा है, मजिस्ट्रेट उपधारा 1 के तहत दिए गए मौद्रिक अनुतोष के आदेश की एक प्रति आवेदन पत्र के पक्षकारगण को और उस पुलिस थाना के भार साधक को प्रेषित करेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रत्यार्थी निवास करता है। 5 है, प्रत्यार्थी उपधारा 1 के तहत आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को मंजूर किए गए मौद्रिक अनुतोष का संदाय करेगा। 6 है, प्रत्यार्थी के द्वारा उपधारा 1 के तहत आदेश के निबंधनों में संदाय करने में विफल होने पर मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी के नियोजन या देनदार को प्रत्यक्ष रूप से मजदूरियों या वेतनों के किसी भाग को या देय ऋण को या प्रत्यार्थी के जमा में प्रोद्भूत को व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए या न्यायालय में निक्षेपित करने के लिए निर्देशित कर सकेगा, जिस राशि का प्रत्यार्थी द्वारा संदेय मौद्रिक अनुतोष के प्रति समायोजन किया जा सकेगा। 21 है, अभिरक्षादि तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में समाहित कुछ भी होते हुए मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के लिए या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन पत्र की सुनवाई के किसी भी प्रक्रम पर किसी संतान या संतानों की अभिरक्षा व्यथित व्यक्ति को दे सकेगा या उस व्यक्ति को दे सकेगा जो उसकी ओर से आवेदन कर रहा हो और विनिर्दिष्ट कर सकेगा यदि आवश्यक हो प्रत्यार्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के लिए प्रबंधों के बारे में, परंतु यह तब जबकि मजिस्ट्रेट की राय है कि प्रत्यार्थी या भेंट करना संतान या संतानों के हित में नुकसानदायी हो सकेगा तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट अनुज्ञात करने से इनकार कर सकेगा। 22 है, प्रतिकर आदेश अन्य अनुतोष के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत यथा मंजूर किए जाएं। मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर प्रत्यार्थी द्वारा कारित घरेलू हिंसा के कृत्यों द्वारा कारित मानसिक प्रताड़ना और भावात्मक कष्ट सहित क्षतियों के लिए प्रतिकर और नुकसान का संदाय करने के लिए प्रत्यार्थी को निर्देशित करते हुए आदेशित पारित कर सकेगा। 23 है, अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति। इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी कार्यवाही में एक ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह न्यायसंगत और उचित समझता है। दूसरा, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया प्रकट करता है कि प्रत्यार्थी घरेलू हिंसा का कोई कृत्य कारित कर रहा है या कारित कर चुका है या यह है कि संभावना है कि प्रत्यार्थी घरेलू हिंसा का कृत्य कारित कर सकेगा, शपथ पत्रों के आधार पर ऐसे प्रारूप में यथावेद किया जाए। व्यथित व्यक्ति को धारा 18, 19, 20, 21 यथास्थित हो धारा 22 के तहत प्रत्यार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश मंजूर कर सकेगा। 24 है, न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां निःशुल्क देना। मजिस्ट्रेट सभी मामलों में जहां वह इस अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित कर चुका है आदेशित करेगा कि ऐसे आदेश की प्रति आवेदन पत्र के पक्षकारगण को उस पुलिस थाने के भार साधक पुलिस अधिकारी को जिसकी अधिकारिता के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा गया है और किसी सेवा प्रदायकर्ता को न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित और यदि कोई सेवा प्रदायकर्ता जो घरेलू घटना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण कर चुका हो तो उस सेवा प्रदायकर्ता को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी। 25 से आदेश की अवधि और उसमें परिवर्तन। धारा 18 के तहत दिया गया कोई भी संरक्षण आदेश व्यथित व्यक्ति द्वारा उन्मोचन के लिए आवेदन करने तक प्रभाव में रहेगा। यदि मजिस्ट्रेट का व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी से आवेदन प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के तहत दिए गए किसी आदेश में परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंग्रहण अपेक्षित करते हुए परिस्थितियों में बदलाव आया है तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कानूनों से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा यथा वह समुचित समझता हो। 26 है, अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष। धारा 18, 19, 20, 21, 22 के तहत उपलब्ध कोई भी अनुतोष की व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी को प्रभावित करने वाली किसी सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या दंड न्यायालय के समक्ष किसी विधिक कार्यवाही में भी हिंसा की जा सकेगी, चाहे ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात संचित की गई थी। 2 धारा 1 में निर्दिष्ट कोई भी अनुतोष किसी अन्य अनुतोष जो व्यथित व्यक्ति सिविल या दंड
न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या विधिक कार्रवाइयों में इप्सा कर सकेगा के साथ इसके अतिरिक्त इप्सा की जा सकेगी। तीसरा है, यदि कोई अनुतोष इस अधिनियम के तहत कार्रवाइयों से भिन्न किन्हीं कार्रवाइयों में विधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा चुका है तो वह ऐसे अनुतोष के मिलने के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए आबद्ध होगी। 27 है, अधिकारिता। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी या महानगर दंडाधिकारी की स्थानीय न्यायालय यथा स्थिति हो जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर का है, व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास करता है या कोई कारोबार करता है या नियोजित करता है या प्रत्यार्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजित करता है, वाद हेतु पैदा हुआ है। इस अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश और अन्य आदेश मंजूर करने के लिए और इस अधिनियम के तहत अपराधों का परीक्षण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगी। दूसरा है, इस अधिनियम के तहत दिया गया कोई भी आदेश पूरे भारत में प्रवर्तनीय होगा। 28 प्रक्रिया। इस अधिनियम में यथा उपबंधित उपबंधित को छोड़कर धाराओं 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के तहत सभी कार्रवाइयाँ और धारा 31 के तहत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1974, 73, 74 के 2 के उपबंधों पर अधिक शासित होंगे। दूसरा है, उपधारा 1 में कि कोई भी बात न्यायालय को धारा 12, 23 की उपधारा 2 के तहत आवेदन पत्र का निपटारा करने के लिए उसकी स्वयं की प्रक्रिया प्रतिपादित करने से निवारित नहीं करेगी। 29 है, अपील उस दिनांक को जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी यथास्थित हों या तामील करने जो भी पश्चात में हो से 30 दिनों के भीतर सेशन न्यायालय को अपील की जाएगी। अध्याय 5 है प्रकीर्ण। संरक्षा अधिकारीगण और सेवा प्रदायकर्तागण के सदस्यगण का लोक सेवकगण होना। संरक्षा अधिकारीगण सेवा प्रदायकर्तागण के सदस्यगण इस अधिनियम के किसी भी उपबंधों या इसके तहत विनिर्दिष्ट किन्हीं भी नियमों या आदेश के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने में तात्पर्यत होते समय भारतीय दंड संहिता 1860-21 के अंतर्गत लोक सेवकों का 31 से प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षा आदेश का भंग कायद करने के लिए शास्त्री प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षा आदेश के किसी अंतरिम आदेश का कोई भंग इस अधिनियम के तहत एक अपराध होगा और यह किसी भांति के कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा विस्तारित होगा, दोनों से दंडनीय होगा। दूसरा है, उपधारा 1 के तहत अपराध का परीक्षण यथासाध्य मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जो वह आदेश पारित कर चुका है जिसका भंग अभियुक्त द्वारा कारित किया जा चुका है, अभिकथित किया गया है। तीसरा है, आरोप 1 के तहत आरोप विरचित करते समय मजिस्ट्रेट भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का या उस संहिता के किसी अन्य उपबंध या दहेज प्रतिषेध अधिनियम यथा स्थिति हो के तहत आरोप विरचित भी कर सकेगा यदि तथ्य उन उपबंधों के तहत कोई अपराध कारित करना प्रकट करते हैं। संज्ञान और सबूत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ भी के समाहित होते हुए धारा 31 के उपधारा 1 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। दूसरा है, एकमात्र व्यथित व्यक्ति की परिसाक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगी कि धारा 31 की उपधारा 1 के तहत अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया है। 33 से संरक्षा अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन नहीं करने के लिए शास्ति। यदि कोई संरक्षा अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के संरक्षा आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निर्देशित उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल होता है या इनकार करता है, उसे या किसी भांति कारावास से 1 वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा, जुर्माने से जो 20,000 तक विस्तारित हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। 34 से संरक्षा अधिकारी द्वारा कारित अपराध का संज्ञान। संरक्षा अधिकारी द्वारा कारित अपराध का संज्ञान संरक्षा अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद दाखिल नहीं किया जाता। 35 से सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। कोई भी बात अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई कोई भी बात के इस अधिनियम या इसके तहत विनिर्मित किसी नियम आदेश के तहत सद्भावपूर्वक की गई या की जाना आश्रित द्वारा कारित है या कारित होना संभावित किसी नुकसानी के लिए संरक्षा अधिकारी के विरुद्ध नहीं की जाएगी। 36 है, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे। 37 है, केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
दूसरा है विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी यकीनी विषय के लिए बंद कर सकेगी, अर्थात योग्यताएं और अनुभव जो धारा 8 की उपधारा 2 के तहत संरक्षा अधिकारी धारित करेगा। 2 है 8 की उपधारा 3 के तहत संरक्षा अधिकारीगण और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारीगण की सेवा के निबंधन और शर्तें। सी है प्रारूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा 1 के खंड खा के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट की जा सकेगी। डी है प्रारूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा 1 के तहत खंड गा के तहत मजिस्ट्रेट को संरक्षा आदेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ई है प्रारूप जिसमें धारा 9 की उपधारा 1 के खंड घा के तहत परिवाद दाखिल किया जाना है। ई है एफ है धारा 9 की उपधारा 1 के खंड 1 के तहत संरक्षा अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्य कर्तव्य। जी है धारा 10 की उपधारा 1 के तहत सेवा प्रदायकर्तागण के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाले नियम। एच प्रारूप जिसमें इस अधिनियम के तहत अनुतोषों की इप्सा करते हुए धारा 12 की उपधारा 1 के तहत आवेदन किया जा सकेगा। विशिष्टियां जो ऐसा आवेदन पत्र उस धारा की उपधारा 3 के तहत अंतर्विष्ट करेगा। आई है धारा 13 की उपधारा 1 के तहत सूचना पत्र तामील करने के माध्यम। जे है धारा 13(2) के तहत संरक्षा अधिकारी द्वारा सूचना पत्र की तामीली घोषणा करने का प्रारूप। अगला है मंत्रणा में योजनाएं और अनुभव जो सेवा प्रदायकर्ता का कोई सदस्य धारा 14 की उपधारा 1 के तहत धारण करेगा। अगला है प्रारूप जिसमें व्यथित व्यक्ति द्वारा धारा 23 की उपधारा 2 के तहत शपथ पत्र दाखिल किया जा सकेगा। कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना चाहिए या विहित किया जा सकेगा। तीसरा है इस उपधारा तीसरी है इस अधिनियम के तहत विनिर्मित प्रत्येक नियमों को इसके बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र यथा हो सके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय रखा जाएगा जब वह 30 दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में होती, जो एक सत्र या 2 या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में गठित हो सकेगी, और यदि सत्र पर्यवसित होने के पूर्व उसमें तत्क्षण पश्चात आगे आने वाले सत्र में या उक्त के उत्तरवर्ती सत्रों में दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभाव रखेगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा यथा स्थिति हो, परंतु इसलिए कि ऐसा कोई उपांतरण या निरसन उस नियम के तहत पूर्व में कुछ भी किए जा चुके होने की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। MP ADPO 2010 और 9 में पूछे गए घरेलू हिंसा अधिनियम के सॉल्व प्रश्न देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त सभी हैं। पीड़ित महिला की स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन अंग एवं उसकी मानसिक शारीरिक क्षति पहुंचाना, पीड़ित महिला से किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, किसी आचरण द्वारा महिला या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को धमकी देना, ये सब आते हैं। व्याख्या भी है इसमें। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्न किस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 4 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को संरक्षण अधिकारी निम्न में से कौन सी सहायता प्रदान करेगा? तो सभी शक्तियां देगा। पीड़ित व्यक्ति को परिवाद फाइल करने में सहायता देना, पीड़ित को अधिनियम 4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
तो राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रवृत्त हुआ, तो 26 जनवरी 2005 को प्रवृत्त हुआ। निम्न में से कौन सा घरेलू हिंसा की परिभाषा में निम्न सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो मानसिक दुरुपयोग को नहीं किया गया है। आंसर नंबर हमारा डी सही है। अगला क्वेश्चन है 7वां, घरेलू हिंसा से अधिनियम की धारा 4 के अधीन घरेलू हिंसा के विषय में सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जा सकेगी किसी व्यक्ति द्वारा। यह सूचना दी जाएगी तो किसके द्वारा? तो किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना दी जा सकती है। 7वां का आंसर है। 8 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है। तो पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर बाध्य है ऐसा। 8 का हमारा डी वाला सही है। 9 है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की संख्या होगी तो कितनी हो सकती है? जितना राज्य सरकार उचित समझे। 10 है, निम्न में से कौन सा सही है? तो संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव महिलाएं होंगी। 11 है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9 के अधीन निम्न में से कौन सा कार्य संरक्षण अधिकारी का नहीं है? तो मौद्रिक अनुतोष हेतु आदेश देना ये नहीं है। बारह है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता? तो किसे नहीं पंजीकृत किया जा सकता? तो समाज सेवा प्रदान करने वाली कोई महिला। 13 है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है तो किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जा सकता है। 14 है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन अनुतोष हेतु आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन पर मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख सामान्यतः नियत नहीं करेगा। तो सा है, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के बाद, परी मतलब बाद में। 14 का हमारा सा सही है, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन परे। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियम की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी संरक्षण अधिकारी को। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग किए जाने पर कारावास के पदों में अधिकतम शास्ति होगी तो 1 वर्ष होगी अधिकतम शास्ति। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31-32 के अधीन संरक्षण आदेशों का भंग किया जाना और एक अपराध होगा, संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध होगा। उन्नीस है, घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो 3 में। 20 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश पारित किया जा सकता है तो धारा 19 में। 21 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट क्षतियों के लिए प्रतिकर संदाय हेतु आदेश पारित कर सकता है, धारा 22 में। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 में प्रदत्त धनी अनुतोषों में सम्मिलित हो सकेंगे तो सभी हो सकेंगे। उपार्जनों की हानि, व्यथित व्यक्ति और उसकी संतान हेतु भरण पोषण, चिकित्सीय खर्चे और प्रयुक्त सभी। 23 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है तो डी वाला है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। 24 है, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय। 24 का आंसर है हमारा डी, उपर्युक्त सभी। 24 का आंसर है डी, मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया है, मात्र उस जहां राज्य में जहां आदेश दिया है, जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त भारत में, समस्त भारत में। तो समस्त भारत में हमारा सही है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश ADPO
2016 के क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? तो कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? सभी विकल्प सही हैं। संरक्षण अधिकारी, व्यथित व्यक्ति के निर्मित कोई अन्य व्यक्ति। दूसरा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 32 से का अपराध होगा, संज्ञेय और अजमानतीय होगा। तीसरा है मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित महिला के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकेगा? तो संरक्षण आदेश, प्रतिकर आदेश, आर्थिक अनुतोष आदेश। चौथा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन किस प्रावधान में व्यथित व्यक्ति के बालक बालिकाओं के अस्थायी अभिरक्षक आदेश मजिस्ट्रेट दे सकेगा? तो धारा 21 के अधीन। पांचवा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन की दशा में उस पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी। तो कितनी? 1 वर्ष तक का कारावास, 20,000 रुपये तक का जुर्माना। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण है? तो धारा 35 के अधीन है। ये आंसर है यहाँ पे, अगर आप देखना चाहें तो। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 केंद्र सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 37 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित नियम विनिर्मित करती है। अर्थात संक्षिप्त नाम प्रारंभ। इन नियमों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम 2006 पुकारा जा सकेगा। ये 26 अक्टूबर 2006 को प्रभावशील होंगी। परिभाषा इन नियमों में जब तक कि प्रसंग अन्यथा अपेक्षित ना हो। अधिनियम से घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 43 अभिप्रेत परिवाद से किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से या लिखित में संरक्षिता अधिकारी को किए गए कोई अभिकथन अभिप्रेत परामर्शदाता से 14 की उपधारा 1 के तहत परामर्श देने के लिए सक्षम सेवा प्रदायकर्ता का कोई सदस्य अभिप्रेत है। प्रारूप से इन नियमों के साथ संलग्न किए गए प्रारूप अभिप्रेत हैं। यह धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है। एफ शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें प्रयुक्त किया गया और इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया, अधिनियम में उन्हें क्रमशः प्रदत्त अर्थ रखेंगे। संरक्षा अधिकारीगण की अर्हताएं और अनुभव। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संरक्षा अधिकारीगण सरकार या गैर सरकारी संगठनों के सदस्यगण में से हो सकेंगे, परंतु महिलाओं को अधिमान्यता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के तहत संरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष तक अनुभव रखेगा। संरक्षा अधिकारी का पदकाल न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का होगा। राज्य सरकार संरक्षा अधिकारी को अधिनियम और इन नियमों के तहत उसके कार्यों का प्रभावशील ढंग से निर्वहन करने के लिए आवश्यक कार्यकारी सहायता प्रदान करेगी। संरक्षा अधिकारीगण को सूचना कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य किया जा चुका है या किया जा रहा है या कारित किया जाना संभावित है, इस बाबत या तो मौखिक रूप से या लिखित में उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले संरक्षा अधिकारी को जानकारी दे सकेगा। दूसरा, यदि जानकारी उपनियम 1 के तहत संरक्षा अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है तो वह इसे लेखबद्ध करवाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस पर ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, और यदि सूचनाकर्ता लिखित जानकारी प्रेषित करने की स्थिति में नहीं है तो संरक्षा अधिकारी ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान का समाधान करेगा और उस बाबत अभिलिखित करेगा। तीसरा है, संरक्षा अधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित जानकारी की प्रति सूचनाकर्ता को तत्क्षण निःशुल्क प्रदत्त करेगा। घरेलू घटना प्रतिवेदन। संरक्षा अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर प्रारूप 1 में घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार करेगा, उसे मजिस्ट्रेट को प्रयुक्त करेगा एवं उसकी प्रतियां उस पुलिस थाना के बाहर साधक पुलिस अधिकारी को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसमें घरेलू हिंसा कारित की जाने या विघटित की गई है गठित हुई है उस क्षेत्र में सेवा प्रदायकर्ता को अग्रेषित करेगा। दूसरा है,
व्यथित व्यक्ति की प्रार्थना पर कोई सेवा प्रदायकर्तागण प्रारूप 1 में घरेलू घटना प्रतिवेदन अभिलिखित कर सकेगा और उसकी प्रति मजिस्ट्रेट एवं संरक्षा अधिकारी जो उस क्षेत्र में अधिकारिता रखते हैं जहां घरेलू हिंसा घटित होना अभिकथित किया गया है को अग्रेषित करेगा। छठवां है मजिस्ट्रेट को आवेदन करना। धारा 12 के अधीन तहत व्यथित व्यक्ति प्रत्येक आवेदन पत्र प्रारूप 2 में या उसके समरूप यथासंभव होगा। व्यथित व्यक्ति उपनियम 1 के तहत उसका आवेदन पत्र तैयार करने और उसे संपृक्त मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में संरक्षा अधिकारी की सहायता अपेक्षित कर सकेगा। 3 है यदि व्यथित व्यक्ति अशिक्षित है तो संरक्षा अधिकारी आवेदन पत्र को उसे पढ़कर सुनाएगा, उसके अंतर्वस्तुओं को उससे स्पष्ट करेगा। चौथा है धारा 23 की उपधारा 2 के तहत दाखिल किया जाने वाला शपथ पत्र प्रारूप 3 में दाखिल किया जाएगा। 5 है 12 के तहत आवेदन पत्रों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत प्रतिपादित की गई उसी रीति में व्यवहित किया जाएगा और आदेश को प्रतिवर्तित किया जाएगा। मजिस्ट्रेट की एक पक्षीय आदेश प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र 23 की उपधारा 2 के तहत एक पक्षीय आदेश प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शपथ पत्र प्रारूप में दाखिल किया जाएगा। संरक्षा अधिकारीगण के कर्तव्य कार्य संरक्षा अधिकारीगण के कर्तव्य होंगे व्यथित व्यक्ति को अधिनियम के तहत शिकायत करने में, यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार चाहता है मदद करना। दूसरा है प्रारूप 4 में यथा प्रदत्त अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति के अधिकारों पर उसे जानकारी प्रदान करना जो अंग्रेजी में या देसी स्थानीय भाषा में होगी। तीसरा है व्यक्ति को धारा 12-23 की उपधारा 2 या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या तदधीन विनिर्मित नियम के तहत कोई आवेदन करने में सहायता करना। चौथा है स्थिति में लिप्स खतरों का निर्धारण करने के पश्चात और धारा 12 के तहत दिए जा रहे आवेदन पत्र पर प्रारूप 5 में व्यथित व्यक्ति की सलाह से सुरक्षा योजना तैयार करना जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति की ओर घरेलू हिंसा प्रवृत्त करने के उपाय हैं। 5 है व्यथित व्यक्ति को राज्य विधिक सहायता सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान करना। 6 है व्यथित व्यक्ति और किसी बालक को चिकित्सीय सुविधा पर चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने में जिसके अंतर्गत चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने के लिए परिवहन प्रदान करना है सहायता करना। 7 है व्यथित व्यक्ति और किसी बालक के लिए आश्रय गृह तक परिवहन प्राप्त करने में सहायता करना। 8 है अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदायकर्तागण को सूचना करना कि उसकी सेवाओं की अधिनियम के तहत कार्रवाई में आवश्यकता हो सकेगी और अधिनियम के तहत कार्रवाइयों में परामर्शदाताओं के रूप में धारा 14 की उपधारा 1 के तहत 15 के तहत कल्याण विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उनके सदस्यों की विशिष्टियों की इप्सा करते हुए सेवा प्रदायकर्तागण से आवेदन पत्र आमंत्रित करना। 9 है परामर्श 8 हो गया हमारा 9वां है परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति करने के लिए आवेदन पत्र की छानबीन करना और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची अग्रेषित करना। 10 से 3 वर्ष में एक बार उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के द्वारा पुनरीक्षित करना और उसके आधार पर संपृक्त मजिस्ट्रेट के परामर्शदाताओं की पुनरीक्षित सूची अग्रेषित करना। 11 है अधिनियम की धारा 9, 12, 20, 21, 22, 23 या किन्हीं अन्य उपबंधों या इन नियमों के तहत अभिलेख रखना और प्रतिवेदन एवं अग्रेषित किए गए दस्तावेजों की प्रतियां रखना। प्रतियां रखना। 12 है व्यथित व्यक्ति और बालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना कि व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट करने के परिणामस्वरूप पीड़ित नहीं किया गया है या उस पर दबाव नहीं डाला गया है। 13 है व्यथित व्यक्ति या व्यक्तिगण पुलिस और सेवा प्रदायकर्ता के मध्य अधिनियम और इन नियमों के तहत उपबंधित रीति में सम्यक संपर्क बनाए रखना। सेवा प्रदायकर्तागण चिकित्सीय सुविधा और आश्रय गृह जो उसकी अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित हैं का उचित अभिलेख रखना। दूसरा है धारा 9 की उपधारा 1 के खंडों का से जा तक तहत संरक्षा अधिकारी को सौंपे गए कर्तव्यों एवं कार्यों के अतिरिक्त प्रत्येक संरक्षा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा
व्यथित व्यक्तियों को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार घरेलू हिंसा से संरक्षित करना। दूसरा है व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार घरेलू हिंसा की घटना को प्रविरत करने के समस्त युक्तियुक्त उपाय करना। नौवें, आपातकाल की दशाओं में की जाने वाली कार्रवाई यदि संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायकर्ता ईमेल या दूरभाषा संदेश के माध्यम से ऐसी के समान या तो व्यथित व्यक्ति से या किसी अन्य व्यक्ति से विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करता है जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कृत्य किया जा रहा है या कारित किए जाने की संभावना है, और ऐसी आपातकाल दशा में संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायकर्ता यथास्थिति तत्क्षण पुलिस की सहायता की इच्छा करेंगे। जो संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायकर्ता जैसे स्थिति हो के साथ घटना स्थल पर जाएंगे और घरेलू घटना प्रतिवेदन अभिलिखित करेंगे एवं उसे अधिनियम के तहत समुचित आदेश की इच्छा करने के लिए अविलंब मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे। 10 संरक्षा अधिकारीगण के कर्तव्य। कतिपय अन्य कर्तव्य। संरक्षा अधिकारी यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऐसा करने के लिए निर्देशित किया गया रहेगा काहे शामिलाती कौटुंबिक गृह परिसरों या का घरेलू दौरा करना और प्राथमिक जांच करना कि यदि न्यायालय अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति को एक पक्षीय अंतरिम अनुतोष मंजूर करने के बारे में स्पष्टीकृत अपेक्षित करती है और ऐसा घरेलू दौरा करने के लिए आदेश पारित करना। दूसरा है बी है समुचित जांच करने के पश्चात न्यायालय द्वारा यथा निर्देशित किया जाए परिलब्धियों, आस्तियों, बैंकों, लेखों या किसी अन्य दस्तावेज पर प्रतिवेदन दाखिल करना। सी है व्यथित व्यक्ति के व्यक्तिगत सामानों जिनके अंतर्गत दान और जेवरात हैं का कब्जा प्रत्यावर्तित करना और व्यथित व्यक्ति को शामिलाती कौटुंबिक गृह प्रत्यावर्तित करना। डी है व्यथित व्यक्ति को संतानों की अभिरक्षा पुनः प्राप्त करने में सहायता करना, उसके पर्यवेक्षण के अधीन तथा न्यायालयों द्वारा निर्देशित किया जाए उनसे मिलने के अधिकार प्राप्त करना। न्यायालय को मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित की गई रीति में अधिनियम के तहत कार्रवाइयों में जिसके अंतर्गत धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के तहत आदेश हैं ऐसी रीति में यथा न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए आदेश के प्रवर्तन में न्यायालय की सहायता करना। पुलिस की यदि आवश्यकता हो अभिकथित घरेलू हिंसा में लिप्त कोई हथियार जब्त करने में सहायता लेना। दूसरा, संरक्षा अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा यथा उसे राज्य सरकार मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों को समय समय पर प्रभावशील करने में सौंपे जाए। तीसरा, मजिस्ट्रेट किसी मामले में प्रभावशील अनुतोषों के लिए आदेशों के अतिरिक्त उसकी अधिकारिता के भीतर संरक्षा अधिकारीगण को प्रकरणों के उत्तम रूप में संचालित करने के लिए साधारण चलन से संबंधित निर्देश भी जारी कर सकेगा और संरक्षा अधिकारीगण उसका क्रियान्वयन करने के लिए आबद्ध होंगे। 11 है सेवा प्रदायकर्तागण का रजिस्ट्रीकरण। सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई स्वयं सेवक संगठन या कंपनी अधिनियम 1956 के तहत या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के तहत रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी इस अधिनियम के तहत सेवा प्रदायकर्ता के रूप में सेवा प्रदान करने के इच्छुक और विधिक सहायता, चिकित्सीय, वित्तीय या अन्य सहायता सहित किसी वैध माध्यम से महिलाओं के अधिकारों एवं हितों को संरक्षित करने के आशय से प्रारूप 6 में सेवा प्रदायकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत के लिए धारा 10 की उपधारा 1 के तहत एक आवेदन पत्र राज्य सरकार को देंगे। दूसरा है राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात यथा आवश्यक समझी जाए और आवेदन की उपयुक्तता बाबत स्वयं या समाधान करने के पश्चात उसे सेवा प्रदायकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत करेगी एवं ऐसा रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। परंतु यह तब जबकि ऐसा कोई भी आवेदन पत्र सुनवाई का कोई अवसर आवेदन को दिए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा। तीसरा है धारा 10 की उपधारा 1 के तहत रजिस्ट्रीकरण की इच्छा करने वाला प्रत्येक संगठन या कंपनी निम्नलिखित पात्रता धारण करेगा अर्थात का है इसे सेवा
प्रदायकर्ता के रूप में इस अधिनियम और इन नियमों के तहत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्र के दिनांक के पूर्व कम से कम 3 वर्ष के लिए इस अधिनियम के तहत जिस प्रकार की सेवा यह दे रही है उस प्रकार की सेवा करना चाहिए। यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक कोई चिकित्सीय सुविधा या मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था चला रहा है तो राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि आवेदक क्रमशः पेशों या संस्थाओं को विनियमित करने वाले क्रमशः विनियामक प्राधिकारियों द्वारा प्रतिपादित ऐसी सुविधा या संस्था चलाने के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। सी है, यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक कोई आश्रय गृह चलाता है तो राज्य सरकार किसी अधिकारी या किसी प्राधिकारी या अभिकरण उसके द्वारा प्राधिकृत के माध्यम से आश्रय गृह का निरीक्षण करेगी, प्रतिवेदन तैयार करेगी और निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी कि आश्रय प्रेषित करने वाले व्यक्तियों के प्रवेश के लिए ऐसे आश्रय गृह की अधिकतम क्षमता व स्थान महिलाओं के लिए आश्रय गृह चलाने हेतु सुरक्षित है और यह कि उस आश्रय गृह के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध उस स्थान पर किए जा सकते हैं। 3 है, आश्रय गृह उसमें रहने वालों के उपयोग के लिए चालू हालत में दूरभाष संयोजन या अन्य संसूचना का साधन करने का अभिलेख रखता है। 3 है, राज्य सरकार संपृक्त संरक्षा अधिकारीगण को विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में सेवा प्रदायकर्तागण की सूची प्रदान करेगी और ऐसी सूची को समाचार पत्रों में या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित भी करेगी। 4 है, संरक्षा अधिकारी सेवा प्रदायकर्तागण के विवरणों को अंतर्वलित करते हुए सम्यक रूप से अनुक्रमणिक रजिस्टर रखने के द्वारा उचित अभिलेख रखेगी। सूचना पत्रों की तामीली का ढंग इस अधिनियम के तहत कार्रवाइयों के बारे में उपसंजाति के लिए सूचना पत्र, घरेलू हिंसा खारिज करना, अभिकथित व्यक्ति के नाम, घरेलू हिंसा की प्रकृति और ऐसे अन्य विवरण अंतर्वलित करेगा जो संपृक्त व्यक्ति की पहचान सुकर करे। सूचना पत्रों की तामीली निम्नलिखित रीति में की जाएगी। इस अधिनियम के तहत कार्रवाइयों के बारे में इस अधिनियम के तहत कार्रवाइयों के बारे में सूचना पत्र की तामीली संरक्षा अधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संरक्षा अधिकारी की ओर से सूचना पत्र तामील करने के लिए उस पते पर की जाएगी जहां प्रत्यार्थी परिवादी या व्यथित व्यक्ति द्वारा भारत में साधारणतया निवास करता होना बताया गया है, जहां प्रत्यार्थी परिवादी यथास्थिति हो के द्वारा लाभकारी रूप में नियोजित होना बताया गया है। सूचना पत्र तत्क्षण ऐसे स्थान के प्रभारी किसी व्यक्ति को परिदत्त किया जाएगा और ऐसी परिधान संभव नहीं होने की दशा में इसे उन परिसरों पर सहस्रदृष्ट स्थान पर चिपकाया जाएगा। सी है, धारा 13 के तहत या अधिनियम के किसी उपबंध के तहत सूचना पत्र तामील करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 5 के तहत उपबंध या दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 6 के तहत उपबंध जहां तक व्यवहार हेतु अंगीकृत किए जा सकेंगे। डी है, सूचना पत्रों की ऐसी तामीली के लिए कोई आदेश का वही परिणाम निकलेगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमशः के अध्याय 6 के तहत पारित किए गए आदेश पर निकलता है। धारा 13 या अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के तहत ऐसी तामीली के लिए कोई आदेश करने हेतु प्रभावशील पाई गई प्रक्रिया पर निर्भर करते हुए निकलेगा और आदेश 5-6 के तहत विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त न्यायालय अधिनियम में उपबंधित समय सीमा का पालन करने के लिए कार्यवाहियां शीघ्र करने के आशय से कोई अन्य कदम उठाएगा, निर्देशित करेगा। तीसरा है, प्रत्यार्थी की उपसंजाति के लिए नियत दिनांक पर कथन पर या इस अधिनियम के तहत सूचना पत्रों की तामीली के लिए प्राधिकृत किए गए व्यक्ति के प्रतिवेदन पर सूचना पत्र की तामीली की जा चुकी है। परिवादी या प्रत्यार्थी या दोनों सुनवाई के पश्चात अंतरिम अनुतोष के लिए लंबित किसी आवेदन पत्र पर न्यायालय द्वारा उपयुक्त आदेश पारित किया जाएगा जब प्रत्यार्थी को सामिलाती कौटुंबिक गृह में प्रवेश करने से रोकते हुए चौथा है,
चौथा पढ़ रहे हैं, जब प्रत्याशी को शामिलाती कौटुंबिक गृह में प्रवेश करने से रोकते हुए कोई संरक्षण आदेश पारित किया जाता है या प्रत्याशी को दूर रहने के लिए आदेशित किया जाता है या याचिकाकर्त्री से संपर्क नहीं करने के लिए आदेशित किया जाता है, तो व्यथित व्यक्ति की कोई भी कार्यवाही जिसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा आमंत्रण है, तो न्यायालय के आदेश द्वारा प्रत्याशी पर अधिरोपित रोक के अभित्यजन के रूप में तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसा संरक्षण आदेश धारा 25 की उपबंधों के अनुसार सामयिक रूप से रूपांतरित न कर दी जाए। परामर्शदाताओं की नियुक्ति। संरक्षण अधिकारी द्वारा अग्रेषित उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची से किसी व्यक्ति को व्यथित व्यक्ति को सूचना करने के अधीन रहते हुए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा। निम्नलिखित व्यक्ति किन्हीं भी कार्रवाइयों में परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हत नहीं होंगे, अर्थात कोई व्यक्ति जो विवाद की विषय वस्तु से हितबद्ध या जुड़ा हुआ है या किसी भी पक्षकार से संबंधित है या उन लोगों से संबंधित है जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जब तक कि ऐसी आपत्ति का समस्त पक्षकारगण द्वारा लिखित में अभित्यजन नहीं किया जाता। कोई विधि व्यवसायी जो मामले में या किसी अन्य बाद में या कार्यवाहियों में जो उससे जुड़ी हुई है प्रत्याशी के लिए उपसंजात हो चुका है, परामर्शदाता गण जहाँ तक संभव हो महिलाएं होंगी। परामर्शदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। परामर्शदाता न्यायालय या संरक्षण अधिकारी या दोनों के साधन पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा। दूसरा है, परामर्शदाता व्यथित व्यक्ति या दोनों पक्षकारों की सुविधानुसार वाले स्थान पर एक सम्मिलन आयोजित करेगा। तीसरा है, परामर्श देना आवश्यक करने वाले कारक में वे कारक सम्मिलित होंगे। यह कि प्रत्याशी एक वचनबंध पेश करेगा कि वह परिवादी द्वारा यथा शिकायत की गई ऐसी सूचना हिंसा कारित करने से दूर रहेगा और समुचित मामलों में ऐसा वचनबंध देगा कि वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के आदेश या किसी विधि द्वारा यथा अनुज्ञेय या परामर्शदाता के समक्ष परामर्श कार्यवाहियों को छोड़कर किसी पत्र या दूरभाषा, इलेक्ट्रॉनिक मेल या किसी भी माध्यम से किसी भी रीति में मिलने या सूचित करने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा है, परामर्शदाता यह ध्यान में रखते हुए परामर्श कार्यवाहियाँ करेगा कि परामर्श ऐसा विश्वास प्राप्त करने की प्रकृति में होगा कि घरेलू हिंसा की घटना दोहराई नहीं जाएगी। 5 है, प्रत्याशी को इस तथ्य के परामर्श में घरेलू हिंसा के अभिकथित कृत्य के लिए कोई प्रति औपचारिक औचित्यता अभिवचन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और प्रत्याशी द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्य के लिए कोई औचित्यता परामर्श देने वाली कार्यवाही का भाग होना अनुज्ञात नहीं की जाती है। कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व प्रत्याशी को अवगत कराना चाहिए। 6, प्रत्याशी परामर्शदाता को एक वचनबंध देगा कि वह परिवादी द्वारा यथा शिकायत की गई ऐसी घरेलू हिंसा कारित करने से दूर रहेगा और समुचित मामलों में ऐसा वचनबंध देगा कि वह परामर्शदाता के समक्ष परामर्श कार्यवाहियों को छोड़कर किसी पत्र या दूरभाषा, इलेक्ट्रॉनिक मेल या किसी भी माध्यम से किसी भी रीति में मिलने या संसूचित करने का प्रयास नहीं करेगा। साथ ही यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता है तो परामर्शदाता मामले में समझौता करने के प्रयास करेगा। 8 है, परामर्शदाता के प्रयासों की सीमित व्याप्ति व्यथित व्यक्ति की व्यथाओं को समझने के लिए होगी और उसे संभव रूप से उत्तम अनुतोष प्रदान करने के लिए होगी और प्रयास ऐसे अनुतोषों को खोजने और ऐसे अनुतोषों के लिए उपाय ढूंढने पर केंद्रित होंगे। 9 है, परामर्शदाता परामर्श के लिए पक्षकारगण द्वारा सुझाए गए उपायों या अनुतोषों को ध्यान में रखने के द्वारा व्यथित व्यक्ति की व्यवस्थाओं के परितोषण के लिए उपाय सुझाने के द्वारा विवाद को निपटारे के निबंधन रचने के प्रयास करेगा जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो। दस है, परामर्शदाता भारतीय साक्ष्य अधिनियम
परामर्शदाता भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों द्वारा आबद्ध नहीं होगी और उसकी कार्रवाई निष्पक्षता एवं न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी तथा व्यथित व्यक्ति की संतुष्टि तक घरेलू हिंसा समाप्त कराने के रास्ते ढूंढने के उद्देश्य होगी। वह ऐसा प्रयास करने में परामर्शदाता व्यथित व्यक्ति की इच्छाओं और भावनाओं का पूरा ध्यान रखेगा। 11 है, परामर्शदाता उसका प्रतिवेदन यथाशीघ्र यथासंभव समुचित कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा। परामर्शदाता यदि विवाद सुलझाने तक पहुंच जाता है तो निपटारे के निबंधनों को अभिलिखित करेगा और उन्हें पक्षकारगण के द्वारा पृष्ठांकित कराएगा। 13 है, न्यायालय समाधान की प्रभावशीलता के बारे में संतुष्ट होने पर पक्षकारगण से प्राथमिक जांच करने के पश्चात और ऐसी संतुष्टि के लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात जिसके अंतर्गत प्रत्यार्थीगण द्वारा सूचना द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्य दोहराने से दूर रहना जो प्रत्यार्थीगण द्वारा कार्य करना स्वीकार किए गए वचनबद्ध हो सकेगा, शर्तों के बिना या शर्तों के साथ निबंधन स्वीकार कर सकेगा। 14 है, न्यायालय परामर्श के प्रतिवेदन से इस प्रकार संतुष्ट होने पर समझौते के निबंधन अभिलिखित करते हुए या व्यथित व्यक्ति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर पक्षकारगण की सहमति से समझौते के निबंधनों को रूपांतरित करते हुए आदेश देगा। 15 है, ऐसी दशाओं में जहां परामर्श कार्रवाइयों में समझौता नहीं किया जा सकता, परामर्शदाता ऐसी कार्रवाइयों की विफलता की रिपोर्ट न्यायालय को देगा और न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले में कार्यवाही करेगा। 16 है, कार्रवाइयों के अभिलेखों को मामले में अभिलेख पर तात्विक होना नहीं समझा जाएगा जिसके आधार पर कोई अनुमान निकाला जा सके या एक इस मात्र आधार पर आधारित करते हुए कोई आदेश पारित किया जा सके। 17 है, न्यायालय केवल यह समाधान करने के पश्चात धारा 25 के तहत आदेश पारित करेगा कि ऐसे आदेश के लिए आवेदन पत्र बल, कपट या प्रपीड़न या किसी अन्य कारक के द्वारा दूषित नहीं होता है और ऐसी संतुष्टि के लिए कारण आदेश में लेखबद्ध किए जाएंगे जिसमें शामिल हो सकेगा कोई वचन, संबंध या प्रतिभू जो प्रत्यार्थी द्वारा दिया गया है। संरक्षा आदेशों का भंग। 15 है, संरक्षा आदेशों का भंग। व्यथित व्यक्ति संरक्षा आदेश का अंतरिम संरक्षा आदेश के भंग की रिपोर्ट संरक्षा अधिकारी को कर सकेगा। दूसरा उपनियम 1 में निर्दिष्ट प्रत्येक रिपोर्ट सूचनाकर्त्री द्वारा लिखित में और उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगी। तीसरा, संरक्षा अधिकारी संरक्षा आदेश जिसका भंग किया जाना अभी कथित किया गया है की प्रति के साथ ऐसे आवेदन की प्रति सम्यक मजिस्ट्रेट को समुचित आदेशों के लिए अग्रेषित करेगा। चौथा है, व्यथित व्यक्ति यदि वह ऐसी वांछा करती है संरक्षा आदेश या अंतरिम संरक्षा आदेश के भंग का परिवाद सीधे ही मजिस्ट्रेट से या पुलिस से कर सकेगी यदि वह ऐसी चाहती है। यदि किसी भी समय संरक्षा आदेश का भंग किए जाने के पश्चात व्यथित व्यक्ति संरक्षा अधिकारी की सहायता मांगता है तो वह स्थानीय पुलिस थाना से मदद मांगने के द्वारा उसे तुरंत बचाएगा और व्यथित व्यक्ति को समुचित मामलों में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट कराने की सहायता करेगा। 6वां है, जब धारा 31 या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 के तहत अपराधों के बारे में या कोई अन्य अपराध जो संक्षिप्त रूप से परीक्षण किए जाने योग्य नहीं है के तहत आरोप विरचित किए जाते हैं तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बेहद रीति में परीक्षण किए जाने वाले ऐसे अपराधों के लिए कार्रवाइयों को पृथक कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 के उपबंधों के अनुसार धारा 31 के तहत संरक्षा आदेश के भंग का अपराध का संक्षिप्त परीक्षण करने की कार्यवाही कर सकेगा। साथ ही प्रत्यार्थी द्वारा या तात्पर्यत रूप से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम के तहत न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन का कोई विरोध को संरक्षा आदेश या अंतरिम संरक्षा आदेश अधिनियम के तहत आवृत्त का भंग करना समझा जाएगा।
8 संरक्षा आदेश या अंतरिम संरक्षा आदेश का भंग की तुरंत क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने की रिपोर्ट की जाएगी और उसे धारा 31-32 के तहत यथोपबंधित संज्ञेय अपराध के रूप में विवृत किया जाएगा। 9 है, इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय न्यायालय आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति की संरक्षा करने के लिए और अभियुक्त की न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जिसमें सम्मिलित हो सकेंगी: अभियुक्त को घरेलू हिंसा का कृत्य करने या कारित करने की धमकी देने से रोकते हुए कोई आदेश, अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति की तंग करने, टेलीफोन करने, कोई संपर्क करने से प्रभावित करते हुए आदेश, अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति के निवास से दूर रखने और उसे खाली करने या ऐसा कोई स्थान जहां व्यथित व्यक्ति के जाने की संभावना है से दूर रहने एवं उसे रिक्त करने के लिए निर्देशित करते हुए आदेश, अग्नायुधों, युद्ध या कोई खतरनाक आयुध को रखने या उपयोग करने से निषिद्ध करते हुए कोई आदेश, मद्यसार या अन्य औषधियों का उपभोग करने से निषिद्ध करते हुए आदेश, व्यथित व्यक्ति को संरक्षण, सुरक्षा और पर्याप्त अनुतोष के लिए अपेक्षित कोई अन्य आदेश। 16 है, व्यथित व्यक्ति को आश्रय, व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना किए जाने पर संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायकर्ता धारा 16 के तहत आश्रय गृह के प्रभारी व्यक्ति से लिखित में स्पष्ट रूप में यह वर्णित करते हुए प्रार्थना कर सकेगा कि आवेदन पत्र धारा 6 के तहत दिया जा रहा है। दूसरा है, जब कोई संरक्षा अधिकारी उपनियम 1 में निर्दिष्ट प्रार्थना करता है तो ऐसी प्रार्थना धारा 9 तहत धारा 10 के तहत पंजीकृत घरेलू घटना प्रतिवेदन प्रति के 2, जब कोई संरक्षा अधिकारी उपनियम 1 में निर्दिष्ट प्रार्थना करता है तो ऐसी प्रार्थना धारा 9-10 के तहत पंजीकृत घरेलू घटना प्रतिवेदन की प्रति के साथ संलग्न होगी, परंतु यह तब जबकि आश्रय गृह अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह में आश्रय के लिए प्रार्थना करने के पूर्व घरेलू घटना प्रतिवेदन करने द्वारा दर्ज नहीं कराए जाने के कारण आश्रय से इनकार नहीं करेगा। तीसरा है, यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार वांछा करती है आश्रय गृह व्यथित व्यक्ति की पहचान आश्रय गृह में प्रकट नहीं करेगा या जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उस व्यक्ति को ऐसी पहचान संसूचित नहीं करेगा। 17 व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सुविधा, व्यथित व्यक्ति या संरक्षा अधिकारी या सेवा प्रदायकर्ता धारा 7 के तहत चिकित्सीय सुविधा के प्रभारी व्यक्ति को लिखित में स्पष्ट रूप से वर्णित करते हुए प्रार्थना कर सकेगा कि आवेदन पत्र धारा 7 के तहत दिया जा रहा है। दूसरा है, जब कोई संरक्षा अधिकारी ऐसी प्रार्थना करता है तो ऐसी प्रार्थना के साथ घरेलू घटना प्रतिवेदन के प्रति संलग्न की जाएगी। आगे, परंतु यह तब जबकि चिकित्सीय सुविधा अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति को चिकित्सीय सुविधा से इनकार इस आधार पर नहीं करेगी कि व्यथित व्यक्ति ने चिकित्सीय सुविधा से चिकित्सीय सहायता या जांच के लिए प्रार्थना करने से पूर्व घरेलू घटना प्रतिवेदन दर्ज नहीं कराया। तीसरा है, यदि कोई घरेलू घटना प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है तो चिकित्सीय सुविधा का भारसाधक व्यक्ति प्रारूप 1 भरेगा और उसे स्थानीय संरक्षा अधिकारी को अग्रेषित करेगा। 4 है, चिकित्सीय सुविधा चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन के प्रति व्यथित व्यक्ति को निःशुल्क प्रदान करेगी। यहाँ तक हमारा हो चुका है और ये प्रारूप बताए गए हैं। ये जो हैं, अगर आप देखना चाहें तो इन्हें आप देख सकते हैं। ये जो है ये वेयर एक्ट का आगे का हिस्सा है। इसे शायद पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये जो है, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वेयर एक्ट है।
ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है। सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 इसी में बताया गया है। लास्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।